हीटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आपकी मार्केट से, इक्विटी मार्केट से जुड़े जो भी सवाल हैं वो हम इस शो में शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमारे फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज बाजार में देखने को मिल रही है। कमज़ोर ग्लोबल क्यूज भी थे और कोरोना की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस माहौल में आज बाजार ने 18,000 का भी लेवल तोड़ दिया है। भारी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है और इस वक्त 17,950 के आसपास मार्केट में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी काफी ज्यादा बढ़ी है। 470 अंक नीचे इस वक्त बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है और तमाम से सभी सेक्टरल इंडेक्स इस वक्त कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, इकलौते फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़ के। क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त बन रहा है, कोरोना की न्यूज आ रही है, इन सेक्टर को फायदा होगा। इस वजह से ये जो सेक्टर है ये लगातार तेजी में है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट ही देखने को मिल रही है। अभिषेक, आपकी नजर कहां पर है इस वक्त बाजार में? और अगर आप रिकॉर्ड हाई से जोड़ेंगे तो तकरीबन 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया है। आज 10 नवंबर के बाद पहली बार 18,000 का स्तर आज टूटा है। शुरुआत ही हुई थी वहां पर और थोड़ी सी शुरुआत में हमने देखा कि एक रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई और इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर 17,944 का स्तर है निफ्टी पर। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 5 शेयर हरे निशान में हैं और उसमें से ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स ही हैं। जैसा कि पूजा आप बता रही थी कि फार्मा इंडेक्स ही एकमात्र इंडेक्स है जहां पर आज तेजी है। बाकी के सभी इंडेक्स में अब 2% से लेके 3-3.5% के आसपास तक कमजोरी है और सबसे ज्यादा टूट रहे हैं आज मेटल शेयर। इंडेक्स जो है करीब 3.25% की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड, क्योंकि ग्लोबल लिंकेज है और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कतें आती हैं, अगर स्थितियां और यहां से खराब होती हैं तो निश्चित तौर पर एक असर पड़ेगा। और चूंकि मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी चाइना है, इसके चलते थोड़ी सी स्वाभाविक है कि गिरावट हम ज्यादा देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में। और निफ्टी का मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 2.5% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स भी तकरीबन हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास नीचे है और इसकी वजह यह कि सरकारी बैंक बहुत तेजी से चले थे, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, खासतौर से वो छोटे मझोले शेयर जहां पर हमने 70-80-90% के आसपास तक के रिटर्न्स इस साल में ही हमने देख लिए हैं। लेकिन चिंता है एसबीआई के शेयर को देखकर। आज देखिए ये शेयर 2.5-3% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और 600 रुपए के ऊपर ये पहले लगातार बना हुआ था, लेकिन अब इसका भाव आ गया है 580 रुपए के आसपास। तो टेंशन थोड़ी सी बाजार में बढ़ रही है, थोड़ी घबराहट ज्यादा है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि लोगों को सतर्क किया जाए और पैनिक ना फैले, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल एक आपात बैठक भी की थी कोरोना के हालात को लेकर। लेकिन बाजार में आपकी स्ट्रेटजी आज हम बनाएंगे और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको लेकर भी गाइड करेंगे। और क्या ये जो सेल ऑफ है क्या और बढ़ेगी और क्या गिरावट पर आपके लिए खरीदारी के मौके होंगे तो कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो खास मेहमान, रवि सिंह शेयर इंडिया के और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। रवि और नीलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है हीटी नाउ स्वदेश पर। नीलेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने देखा था कि 50 डीएमए का स्तर ब्रेक किया था निफ्टी ने, आज हम और स्लिप कर रहे हैं और अब हम रिकॉर्ड हाई से तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे आकर ट्रेड कर रहे हैं। तो नीलेश, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बिकवाली चल रही है और गहराएगी या फिर अब यहां पर एक ब्रेक लगना चाहिए, और क्या यहां पर मौके हैं आपके हिसाब से या फिर थोड़ा अभी अवॉइड करें? आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, मंडे की मंडे देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी एंड सभी को। देखिए, लगातार सेशन हम गिरावट देख रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज 18,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रीच हो चुका है। अपने 50 डे और 21 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से निकल के आ रहा है वो लगभग 17,600 के आसपास। तो अभी भी यहाँ से
300 साढ़े 300 पॉइंट की जगह हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे तो कोई लॉन्ग साइड में कॉन्ट्रावेट लेना अवॉइड करने की सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस जरूर कर सकते हैं, बट थोड़ी सी गिरावट हो जाने दीजिए, फिर से खरीदारी के मौके बनेंगे। 17,600 के बाद एक रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा। एक बड़ा रनअप हमने देखा था सितंबर के मंथ में, लोज बने थे 16,750 के आसपास। उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स 18,887 के आसपास के ऑल टाइम हाई लेवल्स निफ्टी ने अचीव किए थे। तो इस एंटायर रैली का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें तो 61.8% रिट्रेसमेंट आता है लगभग 17,600 के लेवल के आसपास। तो वही लेवल इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के हम चल रहे हैं। निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है। जहां तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे अगर हम नजर डालें तो आज भी 4.5% का अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह में अभी तक 13% का अपमूव हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स में देख चुके हैं। तो क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हावी होती नजर आएगी और मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी के और बढ़ने की संभावना ज्यादा नजर आती है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव बढ़ सकता है यहाँ पर, और अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा कॉशियस यहाँ पर बाजार में रहने की राय इस वक्त आपको नीलेश दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपके सवालों को भी शुरू करते हैं। और पहले दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, असीम फोन लाइन के जरिए। असीम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? चीज है। हाँ हेलो हाँ 68 क्वांटिटी टीसीएस का है। 3,510 पर। ओके। और एशियन पेंट्स है 22 3,205। और टाटा एलसी 2 क्वांटिटी है। ओके। 7,177 पर। सॉरी 7,802 पर। 7,107 802। असीम जी, तीनों ही स्टॉक में नुकसान हो रहा है आपको। ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था क्या? हाँ, मैं कम से कम यहाँ से 2 से 3 साल इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एवरेज करके लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, ठीक है असीम जी, आपको राय दिलवा देते हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग। आपने इनका सवाल सुना। टीसीएस है, एशियन पेंट्स, टाटा एलेक्सी है इनके पोर्टफोलियो में, और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। स्टॉक सिलेक्शन तो अच्छा है, लेकिन अब भी देख रहे हैं हाल की जो गिरावट है उसमें इन तमाम स्टॉक्स में भी यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। टीसीएस, आईटी पैक भी हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर कमजोरी ही बनी हुई है, और एशियन पेंट्स और टाटा एलेक्सी में भी इनको नुकसान ही हो रहा है। एवरेज करने के लिए भी रेडी हैं, क्या करना चाहिए? ये तीनों जो स्टॉक सिलेक्शन है इनके आपको कैसे लग रहे हैं? कुछ बदलाव करने की राय देंगे या फिर इन्हीं स्टॉक्स के साथ इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए आगे के 3 साल के लिए भी? पूजा जी, आपको और ईटी स्वदेश के सभी दर्शकों को क्रिसमस की पहले तो बहुत बहुत बधाई। और ये क्रिसमस में मौका मिल रहा है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो जाए, जिससे कि नए लोगों को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सके नए स्टॉक खरीदने के लिए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि जिन दिग्गज स्टॉक्स की चर्चा अभी करने जा रहा हूं, जो टीसीएस है, एशियन पेंट है, टाटा एलेक्सी है, अपनी ओवरऑल अगर सेक्टर को देखा जाए तो ये स्टॉक्स दिग्गज ही हैं और थोड़ा बहुत लेवल्स का ऊपर नीचे देखने को मिलता है। टीसीएस की बात कर लें तो अभी आपको 3,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एवरेज करना है तो वापस से एक बार को 3,000 का वेट करिए, और वहां पर आता है तो एवरेज कर लिए। और 1 साल का भी लक्ष्य होता तो भी मैं आपसे कहता कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशंस को होल्ड करके रखिए। अपसाइड के 3 साल के हिसाब से लक्ष्य देखें तो 12 से 15% एवरेज ऑन आपको रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा एशियन पेंट है, वो भी लगभग 3,000 के पास चल रहा है, और अगर आपको एवरेज करना है तो 2750 और 2800 ये ऐसे लेवल्स है जिन पे कि आप अच्छे एवरेज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे देखने को मिलेगी, 3 से 3.5% तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल नंबर्स के प्लेटफॉर्म पे अच्छे हैं। अब टाटा एलेक्सी की एक चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, टाटा एलेक्सी में बड़ा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन खास बात ये रही है कि इसके फाइनेंशियल्स में बहुत ज्यादा पेन पॉइंट नहीं देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो
4,500 और 5,000 के बीच के लेवल्स हैं, वो काफ़ी अट्रैक्शन देते हैं और अभी चल रहा है इस समय 5800, तो 5500 तक के लेवल तो आ सकते हैं। अगर आप इस वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे आप दूसरा स्टॉक ले सकते हैं। मैं एक स्टॉक रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि आपके पास टीसीएस भी है, टाटा एल्क्सी भी है, तो आप एनएमडीसी या फिर आरईसी, ये 2 स्टॉक्स जिनके की फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आज भी 1.5-2% का करेक्शन है, लेकिन अच्छी बात ये है कि डिविडेंड यील्ड इनका 13 से 14% का रहता है, तो आप इस तरीके की स्टॉक्स को भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छा है। थोड़ा करेक्शन आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, एवरेज करने का मौका मिलेगा। ईटी स्वदेश को कंटिन्यू फॉलो करिए, जिससे कि आपको सही एवरेज प्राइस आपको मिल सके। ठीक है, आपके स्टॉक्स पर रवि की ये राय। मुंबई से श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते। मेरे पास यस बैंक का शेयर है 50,000 जी। आइडिया है कि मुझे एक्चुअली और अक्यूमुलेट करना है अप टू 1 लाख शेयर्स एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर अबाउट नेक्स्ट 2 to 3 years. My average buying price is 18 rupees 50 paise right now. श्रीकांत जी, आपने कब खरीदे शेयर ये एक्चुअली मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ लास्ट 4-5 साल से। 4-5 साल से? कोई खास वजह यस बैंक पर बुलिश होने की? बिकॉज आई थिंक सभी बड़े बैंक जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, सो आई थिंक इट्स, अगर मैं नेक्स्ट 3-4 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा हूँ, एटलीस्ट 50 रुपीज to 75 रुपीज मेरे ख्याल से जाएगा यस बैंक। ठीक है, चलिए रवि से जानते हैं। रवि, यस बैंक हमने देखा था कि रिसेंटली 22-23 तक गया और बहुत तेज़ी से ये शेयर चला है और तमाम जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो क्वेश्चन जता रहे हैं कि जो री रेटिंग के जो ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं अब एग्जॉस्ट हो गए हैं और हाल फिलहाल बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि इनका लंबी अवधि का निवेश है इसमें और एडिशनल शेयर खरीदना चाहते हैं इतना ही, क्या आपको लगता है कि ये वो बैंक है जो लंबी अवधि के लिए दांव लगाया जा सकता है? देखिए, ये तो पर्सनल चॉइस पे इनका जो सेंटिमेंट समझ में आ रहा है अभिषेक जी, तो मैं बिल्कुल इनको उस हिसाब से ही बता देता हूँ। देखिए, अभी 18 रुपए का भाव चल रहा है। मेरी हिसाब से अगर आप इस समय की कैलकुलेशन देखें तो बहुत जल्द आपको 15 और 13 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप 15 पे अगर खरीदे तो शायद वो ज्यादा अच्छा लेवल होगा, इसलिए करंट लेवल पे तो बिल्कुल एंट्री नहीं बनती। अब बात आती है कि 3 साल के लिए आपने निवेश की सोची है और 3 साल 4 साल तक आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। देखिए, स्टॉक से प्यार मत करिए, प्यार करिए अपने रिटर्न से। कोई भी स्टॉक आपको जो आप परचेज कर रहे हो उससे कभी भी सेंटिमेंट मत जोड़िए, क्योंकि वो हमेशा आपको नुकसान देता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं समझता हूँ मार्केट में 3 साल में अगर मार्केट यहाँ से चलता है और 40% अगर मार्केट चल जाता है, 30% मार्केट चल जाता है, तो यस बैंक हो सकता है आपको 10% भी चलता हुआ नजर ना आए, या फिर 10% या 12% रहे, लेकिन रिस्क बड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छे बैंक्स में निवेश करिए जिनकी नंबर्स अच्छे हैं, पोटेंशियल अच्छा है। अगर 4 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर स्टॉक की बात करें बैंकिंग सेक्टर में रहना, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको तो मुझे लगता है कि 350 रुपए 400 रुपए अगर हो जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। तो आप उस पे भी निवेश करने की सोच सकते हैं, बट ये आपका पर्सनल कॉल है। तो फिलहाल अभी एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 15 रुपए के आसपास आता है तो वापस एक बार अभिषेक जी को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल अभी इन मौजूदा स्तरों पर एवरेज करने की राय नहीं दी जा रही है। ये थोड़ा स्टॉक और नीचे आ सकता है, समय देना पड़ेगा आपको। अगर आप दे सकते हैं तो बने रहिए, वरना आपको कुछ और भी यहाँ पर चॉइसेस बता दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और इंस्टाग्राम के जरिए मोहन जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट पर। 20 शेयर इन्होंने 708 के भाव पर लिया हुआ है और ऐसा लग रहा है चार्ट देखिए कि काफ़ी पहले की खरीद इनकी लग रही है। नुकसान भी काफ़ी हो चुका है, करीब 5,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। लगातार इनके लेवल से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट ही नज़र आ रही है। नीलेश, क्या व्यू बन रहा है आपका गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में? क्या गिरावट आ चुकी है स्टॉक में, अब यहाँ से तेज़ी की उम्मीद करनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा और करेक्शन आ सकता है इस शेयर में? देखिए पूजा जी, खरीद तो काफी ऊपरी स्तरों की है। जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, काफी पुरानी खरीद भी नजर आ रही है और उसके बाद हमने काफी बड़ा करेक्शन हम ऑलमोस्ट विटनेस कर चुके हैं। 400 के आसपास काउंटर आ चुका है। अब ओनली सपोर्ट जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो है लगभग 380 के आसपास का। अगर ये 380 के लेवल भी ब्रीच कर देता है तब यहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लगभग 350 से 300 की जोन में जाता हुआ काउंटर नजर आएगा।
फिलहाल के लिए करंट लेवल पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जो कि 380 के आसपास का निकल के आ रहा है। ऊपरी सर पर 500 का लेवल पार करेगा, उसके बाद ही हमें यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने की सलाह होगी और ऊपरी सर पर 500 के निकलने के बाद यहाँ पे फिर से रिव्यू करें। ऑयल को लेकर ये व्यू। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास है एक तो जुबिलेंट फूड सर। जुबिलेंट फूड 300 शेयर है मेरे किस पास। भाव पर है? 693 सर। 693 सॉरी 593। 593 ठीक है। दूसरा शेयर? तो दूसरा है नजारा टेक है, 168 शेयर है मेरे पास क्वांटिटी। ठीक है, ये किस भाव पर है? भाव 712 रुपीज सर। 700 रुपए से ऊपर के भाव पर। और कोई शेयर? और एक शेयर है जी अदानी ट्रांसमिशन। ठीक है, अडानी ट्रांसमिशन भी है। हाँ सर 40 शेयर है मेरे पास। 40 शेयर अडानी ट्रांसमिशन के हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं और जुबिलेंट फूड के शेयर हैं। ये 3 शेयर हैं राधा कृष्ण जी के। राधा कृष्ण जी आपने कहाँ से फोन किया है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से राजमंड्री से बात कर रहा हूँ सर। आंध्र प्रदेश से? हाँ जी। अरे वाह सर, चलिए ठीक है, आपके शेयर पर हम राय जरूर देंगे। रवि चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं और जुबिलेंट फूड से शुरुआत करेंगे। 593 रुपये की खरीद है और 513-14 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 518 रुपये के आसपास, 514 आज का लो है और हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी इनको नुकसान हो रहे हैं। प्रति शेयर अगर बात करें तो 70-80 रुपये के आसपास का। जुबिलेंट फूड आपको लगता है कि इनके नुकसान की भरपाई ये शेयर कर देगा और ज़्यादा समय भी नहीं देना होगा? बिल्कुल, देखिए अब इस समय अभी जुबिलेंट फूड जो है, भले मार्केट में थोड़ा करेक्शन है, इस वजह से आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू ईयर पे लोग जितना ऑर्डर करेंगे उसका फायदा सीधा सीधा जुबिलेंट फूड को मिलेगा। और अभी के हिसाब से अगर फंडामेंटल नंबर्स भी देखते हैं तो काफी अट्रैक्शन में है। थोड़ा सा सपोर्ट जरूर आपको रखना पड़ेगा, 500 के नीचे अगर जाता है तो सेंटिमेंट खराब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। थोड़ा एवरेज कर सकें तो आप 500 के स्टॉप लॉस से आप एवरेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुल बैक करके वापस से 620 और 650 के लेवल आपको जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल तो रुकने की राय होगी। ठीक है, जुबिलेंट फूड में रुकने की राय है, लेकिन नज़ारा टेक पर रवि आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि इनकी खरीद है 712 रुपये के आसपास की और शेयर ये ट्रेड कर रहा है 530 रुपये के आसपास। ऑनलाइन गेमिंग पर जो 28% की जो जीएसटी की बात चल रही है उसके चलते ये भी फोकस में है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, इस पर क्या व्यू है आपका? आपको लगता है कि इसमें रिकवरी होगी या फिर थोड़ी सी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी इसकी? देखिए अभी तो देखा जाए तो अभिषेक जी, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसी वजह जीएसटी का एक इम्पैक्ट सीधा सीधा दिख रहा है। और मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा है आपको अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं और यहाँ पर आप इन्फोसिस अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, पोजीशन को चेंज कर लें, क्योंकि इन्फोसिस अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है और डाउन साइड के लिए उसमें बहुत कम है। तो और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो अभी थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो आपको ज्यादा अच्छे और बड़े रिटर्न दे सकता है। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजी में अभी अगर आप लगे रहते हैं, बने रहते हैं, तो 6-8 महीने में बहुत कंसोलिडेटेड रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न का अगर आपको एक्सपेक्टेशन है तो मैं कहूंगा कि ट्रेंड बदल लीजिए, नहीं तो अगर देखा जाए तो नज़ारा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, इसी के आसपास आपको नजर आएगा। थोड़े से लेवल की बात कर लें तो 480 तक का डिप एक बार को देखने को मिल सकता है। तक की डिप आ सकती है नज़ारा टेक में। लेकिन नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे अडानी ट्रांस को लेकर। 40 शेयर इनके पास है, 2963 रुपए के भाव पर शेयर ट्रेड कर रहा है इस वक्त 2,500 रुपए के नीचे। अगर हम निचले स्तर से देखेंगे तो ये शेयर 800 रुपए ऊपर है फिलहाल, ऊपरी स्तर से देखेंगे तो 1600 रुपए नीचे है। अडानी ट्रांस आपका क्या व्यू है? यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? हाँ देखिए अभिषेक जी, ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक है शॉर्ट टर्म में और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। निचले स्तरों पर अगर सपोर्ट की बात करें तो काफी नीचे आ रहा है सपोर्ट, जो कि लगभग 1950 से 2000 के रेंज में आ रहा है और चार्ट यही इंडिकेट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये काउंटर यहाँ से और गिर सकता है।
2300 से 2200 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे निचले स्तरों पर दिखा सकता है। यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से एग्जिट कीजिए और यहाँ पे और गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2200 से 2000 तक के निचले स्तर पर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। वो एक आइडियल लेवल होगा जहाँ पे एक बार के लिए फिर से एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। अनलेस एंड अनटिल इनका होराइजन अगर लंबा है, नेक्स्ट 2 से 3 साल की पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहे हैं तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। बट 2000 का लेवल ध्यान में जरूर रखिए क्योंकि 2000 के नीचे अगर ये काउंटर जाएगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा। तो पुल बैक पे एक बार के लिए एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, पुल बैक पर अडानी ट्रांसमिशन से निकलने की सलाह दे रहे हैं नीलेश। चलिए है कमोडिटी मार्केट्स की और वक्त हो चला है कमोडिटी की एबीसीडी का। और इस सेगमेंट में हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी एक खास रिसर्च। और आज का टॉपिक भी बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। किसान दिवस है इसलिए मैं किसान से जुड़े हुए मुद्दे और टॉपिक को चुना है। एमएसपी चुना है। एमएसपी काफ़ी चर्चा में भी रही थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार की तरफ से किसानों को फसलों की गारंटी के तौर पर दिया जाता है कि हर हाल में किसान की फसल के लिए तय दाम दिए ही जाएंगे। अगर मार्केट भाव अगर कम हो जाता है एमएसपी से तो भी एमएसपी का प्राइस तो उनको मिल ही जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से हर सीजन में, हर रबी सीजन में और खरीफ सीजन में हर साल तय किए जाते हैं। और उसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जो भी खर्च और जो भी पेमेंट वो खेती के लिए किसान करते हैं वो खर्चों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो उनकी मेहनताना होती है, ज़मीन का रेंट होता है, जो पूंजी जुटाते हैं, उस पर ब्याज क्या हो सकती है। तो तमाम ऐसे कैलकुलेशन जो सीएसीपी की तरफ से ये एमएसपी हर साल हर सीजन में तय किए जाते हैं और फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसका ऐलान किया जाता है। तो ये सरकार हर साल तय करती है। ये 23 फसलों को फिलहाल इसके लिए दिया जाता है खरीफ और रबी सीजन में, कुल 23 फसलों के। हालांकि उसमें एक फसल गन्ना ऐसा है जिसके लिए एफआरपी भी तय किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि किसानों को एक वाजिब भाव मिल जाते हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम में उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। हालांकि फिलहाल भाव बहुत ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादातर फसलों के दाम एमएसपी के ऊपर ही चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं रहता। तो एमएसपी की सरकार जब खरीद करती है तो सरकार क्या करती है, उसको बफर बनाती है। सरकारी जो एजेंसी होती है, एफसीआई हो, नैफेड के जरिए खरीदारी होती है। सरकार उसे बफर बना के फिर उसको पीडीएस के जरिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके जरिए उसको वितरण करती है। और साथ ही जब बाकी के जो बचे स्टॉक, जब भी भाव बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो ऐसे में मार्केट में कम भाव पर सरकार बेचकर कीमतों को नियंत्रण लाने की कोशिश करती है। तो एक बफर के तौर पर भी सरकार के पास स्टॉक हो जाता है। इस तो दोनों तरह के फायदे, एक तो किसानों को भी फायदा हो जाता है और सरकार और देश के लिए भी ये फायदे की चीज़ है। इसलिए एमएसपी सरकार की तरफ से हर साल अनाउंस किए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एमएसपी के से जुड़ा रिसर्च हम आपके सामने लेकर आए थे और इसकी बारीकियां आसान भाषा में हम आज आपको समझा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और हमारे पास इंस्टाग्राम से विकास राय जी का सवाल आया है। ये दिल्ली से हैं और इनकी खरीद है टाटा मोटर्स में। 80 शेयर्स इन्होंने 431 के भाव पर लिया हुआ है। और हम फिलहाल में देख रहे हैं ऑटो शेयर भी काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं इस बीच। टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखी गई है, आज भी 3% नीचे और पिछले एक आध हफ्ते में करीब 8-9% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नीलेश, आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं टाटा मोटर्स में? हाँ देखिए पूजा जी, थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। ओवरऑल जो वीकनेस है वो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 383 के आसपास अभी स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। निचले स्तरों पर 375 तक का फॉल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो है लगभग 365 से 370 के जोन में। तो वो लेवल अगर ब्रीच होते हैं तब वहां पे और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 367 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर कोई पुल बैक आता है तो वहां पे एक बार के लिए मुनाफा बांध दे या एक बार के लिए एग्जिट करे तो बेटर होगा। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सेलिंग हो रही है शेयर में। आप देखिए 3% के आसपास की गिरावट है और 383 रुपये का आपको भाव दिखेगा। काफ़ी लंबे समय तक ये शेयर 400 से 425 वाली रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन जो ही कोविड को लेकर भय बढ़ा है, बाजार में कोशिशें हो रही हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि पैनिक ना फैले, बावजूद इसके लोगों का उतना भरोसा नहीं हो पा रहा है और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स टूट रहे हैं और वो साफ साफ दिख भी रहा है। आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु से अभय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास?
जी सर, नमस्कार सर। जी सर, सवाल पूछिए सर, अपना। आरती इंडस्ट्रियल है सर, 50 शेयर। आरती इंडस्ट्रीज का शेयर आपके पास जी है? जी, 710 के भाव पे। किस भाव पर? 710। 710 पर आपका ये खरीद है। 710 के भाव पर है, 604 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है शेयर। और हम देख रहे हैं कि लगातार ये शेयर गिरा है। 1100-1200 रुपए के आसपास का इसमें भाव हुआ करता था, लेकिन अब ये 600 के आसपास आ गया है। नीलेश, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अगर इस साल से भी जोड़ेंगे तो भाव करीब करीब आधा हो गया है। कोविड में बहुत ही तेजी से ये चलने वाला शेयर था, लेकिन ऊपरी स्तर जो लास्ट ईयर बना वो लेवल फिर देखने को नहीं मिले, और जिन्होंने गिरावट पर भी खरीदे उनको भी देखिए नुकसान हो रहा है। 600 रुपए के आसपास का भाव है। क्या अभी और गिरेगा, या फिर आपको लगता है कि अब अपने सपोर्ट्स के आसपास है? सपोर्ट के काफी दूर है। अभी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 550 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। करंट लेवल पे 600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेंड अभी भी यहाँ पे वीक साइड में है। पुल बैक नो डाउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट पुल बैक में अभी भी सलाह यही होगी कि कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पे एक बार के लिए एग्जिट करे। मेजर स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक साइड में है। अगर अनलेस एंड अनटिल अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी यहाँ पे बने रहे, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो पुल बैक में एग्जिट करे। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्पेस में थोड़ी सी वीकनेस हावी होती नजर आ सकती है हमें। ठीक है, केमिकल स्पेस में वीकनेस और बढ़ सकती है। पुल बैक में निकलने की सलाह दे रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के शेयर से। लेकिन कोई और शेयर आपके पास है सर? हेलो, कोई और शेयर आपके पास है? जी सर, वेदांता का है 323 पे 100 शेयर है, और विप्रो का 50 शेयर है 400 पे। 400 रुपए के भाव पर विप्रो है, 323 रुपए के भाव पर वेदांता है। इन दोनों शेयरों में भी नुकसान ही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज तो आईटी भी कमजोर है, और मेटल तो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में आज शामिल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को लेकर जो ही चिंता बढ़ती है, ग्लोबल टर्मोइल की आशंका जो ही बाजार में प्रबल होती है, ये शेयर धराशायी होना शुरू हो जाते हैं। वेदांता, रवि, क्या लगता है कि अभी और फिसल सकता है, और ये गिरा तो आप क्या सलाह देंगे? नीचे के लेवल पर बाइंग करने की सलाह देंगे, या फिर अभी अवॉइड करें इसको पूरी तरह से? देखिए, इस समय अगर वेदांता के नंबर्स को देखते हैं, नॉक करिए तो उस पे आपको काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये तो मोमेंटम है इस समय मार्केट का, जिसकी वजह से थोड़ा डाउन है। और लेवल्स अगर डाउन में निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बाइंग करने का मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ, एग्जिट होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 15% डिविडेंड यील्ड इस समय वेदांता की है, जो कि काफी अच्छी है, अग्रेसिव है। और ओवरऑल सेंटीमेंट अगर यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा स्टील सेक्टर में या मेटल सेक्टर्स में चाइना की वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज है, लेकिन वैसे स्टॉक काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 270 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, या फिर ये कहे कि उन लेवल्स पे एक बार को आपको रिव्यू करना ज्यादा जरूरी है। तक को लेकर ये व्यू। लेकिन रवि, आपने इन्फोसिस को बाय करने की सलाह दी है। आईटी में इनके पास है विप्रो, और विप्रो अगर हम फ्रंट लाइन अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था इस साल। थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी, लेकिन कितनी सस्टेन कर पाएगी देखिए। आज फिर से तेज गिरावट है, 380 रुपए के आसपास का भाव है। विप्रो में ही बने रहें, या फिर आपकी सलाह माने और इन्फोसिस में स्विच कर जाएं अगर आईटी में रहना है तो? देखिए, इस समय जिस लेवल पे इन्होंने खरीदा है उस लेवल से मुझे लगता है अभिषेक जी इतनी चिंता की बात नहीं। 400 के लेवल पे खरीदा है, 381 का लेवल चल रहा है, थोड़ा बहुत गिर सकता है, 372 और 75 के रेट देखने को मिल सकते हैं, तो इतना पैनिक नहीं है। और ओवरऑल इन्फोसिस की भी बात करें तो इन्फोसिस स्ट्रक्चर में जरूर अच्छा है, आगे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पर ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो लॉस है उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी पोजीशन स्विच करने के लिए थोड़ा सा वेट करें एक बार। अगर आपको 410 के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके विप्रो की तरफ शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन लगभग सेम है। तो लेकिन अपसाइड की वोलेटिलिटी में शायद इन्फोसिस ज्यादा अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो शिफ्टिंग का टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। और घबराने की जरूरत नहीं है, 370 और 72 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो थोड़ा और खरीदारी कर सकते हैं। 400 एक ऐसा लेवल है जो आपको इजिली अचीव कर सकता है मार्केट में थोड़े से बाउंस बैक पे। ओके, तो 400 के लेवल्स
विप्रो में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको आपके तीनों ही शेयर्स में दे दी गई है। पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं सौरभ। सौरभ जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 2-3 शेयर्स हैं, तो उसके बारे में मेरा सवाल है। पहला शेयर है HCL टेक, जो कि 933 के भाव पे है, 35 शेयर मेरे पास। दूसरा है HDFC बैंक, जो कि 1466 के भाव पे है, 90 शेयर्स। तीसरा है ICICI बैंक, जो कि 887 के भाव पे 100 शेयर्स है। और एक है IDFC बैंक, जो कि 61 रुपीज के भाव पे 1000 शेयर्स हैं। और एक है इन्फोसिस, जो कि 1460 के भाव पे 40 शेयर्स हैं। इन्फोसिस का भी स्टॉक है आपके पास, ओके। तो 5 शेयर्स पे राय मांगिए। इन्फोसिस का एक बार भाव फिर से बताएंगे आप? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इन्फोसिस का लेवल्स हम सुन नहीं पाए, बट ठीक है। इन्फोसिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। रवि को ये स्टॉक अच्छा भी लग रहा है, और अगर आईटी शेयर में आपको एंट्री लेनी है तो इन्फोसिस बेटर दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो यहाँ पर तो क्लियर है। बट और भी बाकी स्टॉक्स हैं इनके पास। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC बैंक है, और विप्रो HCL टेक पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। तो सभी लार्ज कैप बड़ी निफ्टी कंपनियों में है इनके पोर्टफोलियो में, और आईटी और बैंक्स में इनका रुझान दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो इन स्टॉक्स में इनकी खरीदारी हुई है। चलिए राय ले लेते हैं। रवि, कैसे लग रहे हैं इनको स्टॉक सिलेक्शन? सबसे पहले तो HCL टेक पर राय दीजिए। हम थोड़ी देर पहले विप्रो पर भी चर्चा कर रहे थे, इन्फोसिस पे भी अपनी राय दी। HCL टेक में इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, 933 पे लिया था, और लकीली यहाँ पर इनको अभी गेन है। निकल जाना चाहिए जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेके। हम बात नहीं कर पाए कि कितने समय दे सकते हैं, बट क्योंकि माहौल ऐसा है कि गिरावट का दौर आगे भी जारी रह सकता है, और यहाँ पर वीकनेस और दिखने को मिल सकती है, तो अभी फिलहाल मुनाफा लेके निकल जाना सही स्ट्रैटेजी होगी क्या HCL टेक में? देखिए, इनको 2 स्टॉक्स में तो बिल्कुल मुनाफा की राय दूंगा। जो लेवल्स मैंने सुने पूजा जी, पहला HCL और दूसरा है HDFC। मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्योंकि क्रिसमस है, फिर उसके बाद न्यू ईयर है, और पार्टी के लिए पैसे की जरूरत है, पार्टी तो करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे स्टॉक्स भी परचेज कर सके। तो एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए, लेकिन लेवल्स जरूर याद कर लीजिए। इन्फोसिस पे जो इस समय HCL पे जो लेवल्स आपने खरीदे हैं, उनकी तरफ अगर ध्यान देते हैं तो वापस से आपको 910 और 920 के लेवल मिलेंगे, एंट्री करने का मौका मिलेगा। ये बीच का आप आर्बिट्राज करके प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। सेम विद द HDFC बैंक, अगर आप उसमें भी देख रहे हैं तो वापस से आपको 1520 और 1500 तक के लेवल वापस मिलते हुए मिल सकते हैं वॉलेटिलिटी में। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके इन दोनों से एक बार तो जरूर पैसा निकाल लेना चाहिए। ठीक है, रवि की ये राय HDFC बैंक को लेकर, लेकिन डिफेंस शेयर फोकस में है, और अगर बाजार का मूड आज खराब नहीं होता तो तमाम शेयर आज आपको शायद चलते हुए दिखाई देते और अच्छी दौड़ लगाते। दरअसल रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 85,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए आप क्या जानकारी है, सरकार क्या परचेज करने वाली है और टारगेट क्या है इस खरीदारी का? तो अगर आप देखेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 84,328 करोड़ का जो परचेज ऑर्डर था उसको अप्रूव कर दिया। अब इसमें वो क्या क्या खरीदने वाले हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है, लाइट टैंक्स है और मिसाइल सिस्टम है। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस परचेज ऑर्डर से निकल के आई है वो ये है कि 97% ऑफ द जो ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया गया है। तो करीब 24 अप्रूवल्स आए थे, उसमें से 21 अप्रूवल्स डोमेस्टिक कंपनीज को दिए गए थे, और उनका जो ऑर्डर वैल्यू है वो करीब 81,200 करोड़ के आसपास है। तो इस दम पे कौन सी डोमेस्टिक कंपनीज है जो फोकस पर रह सकती है? सबसे पहले भारत फौज आता है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आर्मी को कॉम्बैक्ट व्हीकल सप्लाई किए थे। उसके अलावा एमटार टेक है, पारस डिफेंस है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो भी मिसाइल सिस्टम में काम आ जाती है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग में अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड है, मजगांव डॉक है,
है। तो इन सारी स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट PSUs भी है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEML, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि करीब पहले तो 84,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया गया है और उसमें से 21 कंपनीज को जो 97% ऑफ द ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया है। तो काफ़ी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत और काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ द ऑर्डर जो है वो इंडियन कंपनीज को अब मिल रहा है डिफेंस के सेक्टर से। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो 85,000 करोड़ रुपए में से तकरीबन 98%, 82,000-83,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो स्वदेशी कंपनियों से खरीदी जाएंगी। तो एक तरह से जिस तरह से सीमा पर विवाद है, आज चीन के साथ थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी रहती है, चाहे वो लद्दाख वाला इलाका हो या फिर अरुणाचल वाला इलाका हो, उसके चलते सरकार कोशिश कर रही है कि रक्षा के फ्रंट पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया जाए। लेकिन आपके लिए नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो तमाम खरीदारी की जाएगी इसमें से बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं कि पूरा एक तरह से 97% स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नीलेश, आज देखिए ये तमाम स्टॉक्स आज चल नहीं रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट पर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर सामान्य दिन होता तो आज हम ज़रूर अच्छी रौनक देखते। आप ये बताइए, चूंकि तमाम शेयर ये चल चुके हैं, चाहे HAL की बात करें या फिर भारत फोर्ज की बात करें, भारत डायनेमिक्स की बात करें, इन तमाम शेयरों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कमाकर अपने निवेशकों को। क्या थोड़ी बड़ी जो गिरावट बाजार में आ रही है उसके साथ जो शेयर टूट रहे हैं, ये क्या एंट्री का मौका है क्या? और अगर ऐसा है तो टेक्निकली आपको कहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी आगे जाकर? वेल अभिषेक जी, देखिए जो स्टॉक्स का आपने जिक्र किया वहां पे हम ऑलरेडी काफी बड़ा अपमूव देख चुके हैं। पिछले कुछ एक मंथ्स में अगर हम देखें तो एक तरफा रैली हमने सारे डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिली थी। अब इन लेवलों पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे और हो सकती है। करंट लेवल पे तो कोई खरीदारी की सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर स्टॉक्स पिक करना है तो भारत फोर्ज करंटली 834 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 800 के आसपास अगर ये मिलता है तब वहां पे एक अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि ये अपने करंटली अभी अपने 21 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निचले की ओर ब्रेक कर चुका है। अब जो मेजर सपोर्ट है वो 760 के आसपास का है। वही दूसरी ओर HAL, देखिए यहाँ पे भी एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये 2400 के आसपास आता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पर फेवरेबल होगा। करंटली अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेंड वीक नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। 2400 के आसपास खरीदते हैं तो यहाँ पे 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तर पर फिर से 2700 से 2800 तक की ओर काउंटर जाने में सक्षम हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको डिफेंस शेयरों में दे दी गई है और क्या कुछ ट्रिगर्स हैं ये भी हमने आपको बताया इस सेक्टर से जुड़े। अब आगे बढ़ते हैं और हरियाणा से रोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। रोहित नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। नमस्कार मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है रोहित जी, सवाल पूछिए। बस PNB की शेयर्स है मैम 5000 मैम, 42 रुपीज 50 पैसे पे मैम मेरे पास। ओके, ठीक है। तो PNB पर ही इनका प्रश्न है, ये हम ले लेते हैं। नीलेश, आप सजेस्ट करिए। PNB सरकारी बैंकों में जैसा कि हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी है। बट रोहित जी लकी हैं, इन्होंने शेयरों की संख्या भी अच्छी ली थी। 5,000 रुपये पर लिया था ये स्टॉक, काफ़ी चला, लेकिन क्योंकि अब हम देख रहे हैं गिरावट है तो इनके मुनाफे में भी कमी आई होगी। निकल जाने का सही समय है स्टॉक से या फिर अभी होल्ड करें? और अगर होल्ड करना है तो फिर इनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए। बिल्कुल पूजा जी, देखिए पिछले 6 महीनों में काउंटर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। डबल से ज्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं हमें। ऊपरी स्तरों पर अब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ये बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 50 रुपीज की अगर नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है तो अपनी पोजीशन में से एग्जिट करने की सलाह होगी। और 50 रुपीज का लेवल डिपेंड करता है, तब यहाँ पे फिर से पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव साइड में है। थोड़ा सा अगर व्यू इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे फिर से हमें 55 से लेकर 60 तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, PNB थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, लेकिन पुल बैक इसमें 55 से 60 तक का फिर से देखने को मिल सकता है। व्हाट्सएप से अगले दर्शक का सवाल लेंगे। श्रीजल भारद्वाज का सवाल आया है और इनके पास है टाटा पावर के शेयर, 800 की क्वांटिटी है और 258 रुपए के आसपास का भाव है। शेयर ट्रेड कर रहा है 202 रुपए के आसपास।
रवि, इस शेयर ने 300 के लेवल भी देखे, 200 के नीचे भी गया, थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा था और एक रेंज में हम ये कहेंगे कि कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन मूड फिर से खराब हुआ है। आप देखिए अब 202 रुपए के आसपास का भाव है टाटा पावर का। आपको क्या लगता है रवि कि अभी इसमें समय देना चाहिए या फिर इसे एग्जिट कर लें? क्योंकि आप ये देखिए कि आज बिल्कुल दिन के निचले स्तरों पर ही ये ट्रेड कर रहा है और अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो वो भी 190 रुपए के आसपास का ही है। देखिए अभी चूंकि पूरे पावर सेक्टर में आप इसके कंपैरिजन में अगर आप अदानी पावर को भी देखेंगे तो उसमें भी यही गिरावट देखने को मिल रही है और काफी हद तक पावर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा तेजी से हावी हुई है क्योंकि रिसेंट डेज में इनमें बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली थी। तो अगर अभी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 180 के लेवल्स आपको इस मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो जरूर यहाँ पर एग्जिट होने की राय होगी, लेकिन साथ ही 2 स्टॉक इनको रिकमेंड करता हूं जिसमें कि ये अपना पैसा वापस स्विच कर सकते हैं और फिर दोबारा मौका मिले तो वापस से चेंज कर सकते हैं। NMDC और REC ये 2 स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप अपने पोजीशंस को स्विच करके और वहां पर आप क्वांटिटी भी थोड़ी बड़ी ले सकते हैं, वो आपकी लॉस की रिकवरी भी आसानी से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको वहां पर स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको आपके स्टॉक्स में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगला जो सवाल है वो व्हाट्सएप के जरिए आया है अमित कुमार जी का। इनका सवाल है जोमेटो पर 850 शेयर्स इन्होंने 74.50 के भाव पर लिया हुआ है 74.50 पर और नुकसान इनको यहाँ पर स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। जोमेटो में हमने देखा हाल फिलहाल में काफ़ी सारे दिक्कतों की वजह से, कारणों की वजह से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। नीलेश, आपकी सलाह दीजिए, जोमेटो पर क्या करें? नुकसान हो रहा है इनको, काफ़ी 15,000 के ऊपर का नुकसान इनको इस पर झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। कोई उम्मीद लग रही है आपको कुछ रिकवरी की इस शेयर में? देखिए पूजा जी, आज के सेशन में यहाँ पे महीने का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है और जो ब्रेकडाउन आया है वो लगभग 58-59 के इमीडिएट सपोर्ट के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली वीक साइड में है। कोई भी पुल बैक होता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी। गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे फिर से 52 से 48 तक के लेवल निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा वीक साइड में है, पुल बैक मिले तो एग्जिट करें। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब प्रियंका सेठिया का सवाल लेंगे ट्विटर के जरिए। इनके पास है सुजलॉन के 1020 शेयर 11 रुपये 45 पैसे के भाव पर। सुजलॉन हम देख रहे हैं कि 10 रुपये के नीचे का प्राइस है। इन्होंने जब राइट इशू किया था तो शेयर में हमने थोड़ा सा बज़ देखा था, लेकिन फिर से ठंडा है। तमाम चीज़ें होती हैं न्यू एनर्जी वाले स्पेस में, विंड एनर्जी में कंपनी ऑपरेट करती है, प्लान्स अच्छे हैं और लेकिन शेयर ये चलता नहीं है, ये इसकी दिक्कत ज़रूर है। 11.5 रुपये के आसपास के भाव पर लिए हैं। नीलेश, इसके चार्ट देखकर कोई संकेत, कोई ऐसी उम्मीद कि ये शेयर चले, लोगों को प्रॉफिट हो, क्या सलाह देंगे आप? देखिए रिसेंट करेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद ये फिर से अपने सपोर्ट के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो अब यहाँ पे निकल के आ रहा है वो लगभग 8 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं 8 रुपीज के स्टॉप लॉस से। फिर से यहाँ पे एक पुल बैक रैली हमें देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल कोई मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव साइड में नजर नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पे तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, बट सिंस ये सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 8 रुपीज के आसपास का। और पुल बैक में अगर 10.5 से 11 तक के लेवल मिलते हैं तब वहां पे एक बार के लिए एग्जिट करें। सुजलॉन को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बाजार पर जरा एक हम व्यू लेंगे और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 17,940 के आसपास, 17,912 का आज का है लोअर लेवल। तो कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इस बीच चूंकि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे सेंटा दिन भर 18 स्वदेश के स्टूडियो में आ रहे हैं और तमाम दर्शकों के लिए वो शेयर भी सुझा रहे हैं। तो सेंटा हमारे साथ स्टूडियो में, वेलकम सेंटा, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस अभिषेक जी और सारे दर्शकों को 18 स्वदेश के लेके। लेकिन मैं 3 गिफ्ट देने वाला हूँ आपको आज। शरद, आपने देखिए लार्ज कैप आपने सेंटा दे दिया है, मिड कैप भी आपने दे दिया है, तो मुझे अब ऐसा शेयर बताइए जो थोड़ा स्मॉल कैप हो, छोटा वाला हो लेकिन धमाका बड़ा करे। जी बिल्कुल बताते, लेकिन पहले थोड़ा चॉकलेट तो खा लीजिए। पहला स्वास्थ्य के लिए सो मच। व्यस्त रहिए और आखिर में मस्त रहिए। स्वास्थ्य के लिए
वेल्थ के लिए, मस्त रहने के लिए 3 चॉकलेट शरद ने दे दी है, लेकिन एक बढ़िया वाला शेयर तमाम दर्शकों के लिए। सेंटा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बालाजी अमाइंस पे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे भी जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग ब्रोकरेजेस का जो एग्रीगेट लिए 62% का जो है एक साल में जो है देखने मिल सकता है। लक्ष्य जो है रखा गया 4,596 रुपीज़ प्रति शेयर का। अभी जो है कंपनी जो है रॉ मटेरियल बनाती है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टॉक में भारी पिटाई हुई है। अब जो है इसके अहम ट्रिगर्स भी हैं। कंपनी जो है हाल ही में कमेंट्स कर दिए हैं नई प्लांट्स उनका जो कह सकते हैं जहाँ पे टॉप लाइन पे अच्छी क्वार्टर में ग्रोथ देगा। कंस्ट्रक्शन जो उनकी मिथाइल अमाइन की प्लांट है वो भी स्टार्ट हो गई है। कंपनी खुद कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो भी बढ़ने वाला है और जो टारगेट कर रहा है FY20 के लिए 60 to 80% का कर रहा है। और ऑफ कोर्स लास्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी, उसका ये एक की बेनिफिशियरी होता है। ब्रोकरेजेस इसके लिए बहुत बुलिश हैं। हाल ही में उनकी सब्सिडरी जो है स्पेशलिटी केमिकल की, उन्होंने भी DRHP फाइल किया है। हालांकि 2 इंपॉर्टेंट रिस्क ज़रूर है, एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में चल रहा है, चाइना में कोविड के कारण, और ऑफ कोर्स जो ग्लोबल मैक्रो रिस्क है रिसेशन के, वो भी वे ऑन कर सकते हैं स्टॉक्स में, लेकिन एनालिस्ट का ये फेवरेट है। बालाजी अमाइंस, ये ब्लूमबर्ग एनालिस्ट सर्वे के हिसाब से ये वो शेयर हैं जो आपको जबरदस्त कमाई करा के देंगे। तो तीसरा शेयर सेंटा ने हमें दे दिया। सेंटा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके साथ ही स्टूडियो के बाहर जाऊंगा, लेकिन पहले शो को समाप्त कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रवि और नीलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज यो स्टॉक्स में हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे और पूजा को दीजिए फिलहाल इजाजत।